कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.10। तो इसमें हमने मालूम करना है आई नॉट टी को, ये जो आपको नज़र आ रही है करंट इस वायर में जो फ्लो कर रही है। तो स्टूडेंट इसे हमने फ्लो फाइंड आउट करना है, जबकि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स पाया जा रहा है। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट पॉइंट होगा। तो चलिए यहाँ इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है कैपेसिटर या इंडक्टर के क्रॉस हमारा मतलब कि स्टार्टिंग उसका इफेक्ट निकालना। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा, इसके क्रॉस हमें इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे टाइम को 0 माइनस पे लेके जाके। तो चलिए यहाँ टाइम को लेके चलते हैं 0 माइनस पे। तो स्टूडेंट जब मैं टाइम को लेके जाऊंगा 0 माइनस पे, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंजिंग आने वाले हैं हमारे सर्किट्स में। तो सबसे पहली बात, ये वायर आप देख सकते हैं, ये वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी बिकॉज ये टाइम 0 माइनस पे डायरेक्ट कनेक्ट थी। और आप ये भी चीज़ जानते हैं कि जब अभी हम मतलब कि ट्रिगर अभी हमारा स्विच ही हुआ होता है तो हमारा कैपेसिटर इनडायरेक्टली चार्ज नहीं हो जाता, उसमें चार्ज होने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है। तो अभी वक्त जब मतलब कि अभी हमने यही मतलब कि अपने अंदर कंसिडर किया कि वक्त अभी मतलब कि लगा ही नहीं है इतना खास, तो उस लिहाज से तो देखा जाए कैपेसिटर में कोई चीज़ स्टोर नहीं होगी, तो इसे ओपन छोड़ दिया जाएगा। तो बाकी एज इट एज सर्किट ड्रा हो जाएगा। तो चलिए मैं ड्रा करके आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने ये सर्किट को ड्रा कर लिया है और ये एक अब शॉर्ट वायर बन चुकी है। एक रेजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल में एक ऐसी वायर मौजूद है जो एक शॉर्ट वायर है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस 0 किलो ओम है। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है, मतलब ये आपस में पैरेलल में है बिकॉज इनका अपर और लोअर दोनों टर्मिनल कॉमन है। तो कोई ऐसे दो रेजिस्टर जिनके अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर उनका अपर और लोअर टर्मिनल एक जगह पे आके कॉमन हो रहा है तो वो पैरेलल में होंगे। तो इन दोनों का अगर पैरेलल निकाला जाए तो क्या होगा जी, वैसे तो मेन कंसेप्ट यही है कि सारी की सारी करंट शॉर्ट वायर में से गुजर जाएगी बिकॉज करंट वहां से गुजरती है जो रास्ता उसके लिए इजी होता है, और वो ऐसा रास्ता जहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है तो वो करंट के लिए काफ़ी आसान रास्ता होगा। लिहाजा सारी की सारी करंट इसमें से गुजर जाएगी, यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस हो या ना हो इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इस सर्किट को अब मैं दोबारा ड्रा करूंगा तो उससे मुझे मतलब कि टाइम लगेगा फिर से। तो आप स्टूडेंट यही कंसिडर करें कि यहाँ पे 6 किलो ओम नाम का कोई रजिस्टर है ही नहीं, बिकॉज जब मैं इसको दोबारा से ड्रा करूंगा तो एक यहाँ पे फॉरवर्ड लाइन लग जाएगी, मतलब कि 0 रेजिस्टेंस की लाइन होगी, यानी कि 6 किलो ओम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इस पोल से। तो हम चाहें तो इसकी शेप चलें ड्रा कर ही लेते हैं बिकॉज आगे हमें VC0 माइनस को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा इसको सॉल्व करना ही होगा, फिर भी हमें शेप से मतलब के ताल्लुक वास्ता रखना ही होगा। तो चलिए मैं इसको ड्रा करता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्रा कर दिया है। मैंने क्या किया जी, जो शॉर्ट वायर थी उस दोनों का पैरेलल निकाला, तो मेरे पास एक डायरेक्ट 0 रेजिस्टेंस वाली वायर आई है, इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे VC0 माइनस को कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज मौजूद है इस मतलब के हमारे पास ये जो नोड है यहाँ पे जो वोल्टेज मौजूद है मुझे वो मालूम हो जाए तो इनडायरेक्टली मुझे VC0 माइनस मालूम हो जाएंगे बिकॉज ये और ये आपस में पैरेलल में होंगे। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट, इसकी एक ही वजह है क्योंकि 3 किलो ये आगे से ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जितने वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई होंगे उतने के उतने ही आगे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होंगे वहीं आगे क्या होंगे जी, अब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे। तो 3 किलो ओम तो 0 वोल्ट अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा बिकॉज जब एक रेजिस्टर में से करंट ही नहीं गुजरता तो उसमें वोल्टेज क्या नहीं होते जी, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड ही नहीं होते, तो लिहाजा ये 0 वोल्ट अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, तो सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमें इस नोड पे जो वोल्टेज हैं वो मालूम करने होंगे। अभी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे KCL की मदद लेंगे। सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास ये एक नोड है बिकॉज यहाँ पे 3 रजिस्टर्स की वायर मिल रही है, तो इसको मैं V1 यहाँ पे वोल्टेज ले लेता हूँ। और उसके बाद एक ये नोड है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं V2 वोल्टेज ले लेता हूँ जी। और उसके बाद ये नीचे एक सरफेस नोड है पूरा, तो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूं और यहां पे 0 वोल्ट हो जाएंगे। अब बिकॉज आप जानते हैं जब तक हम न्यूट्रल वायर नहीं लेंगे तो हमारा मतलब कि क्या नहीं होगा जी, न्यूट्रल वायर ना लेने की सूरत हाल में हमारे पास करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो मुझे न्यूट्रल वायर लाजमी लेना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई करेंगे अपना KCL अपने V1 पे, ठीक है, यानी कि नोड 1 पे। तो चलें KCL अप्लाई करते हैं, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। हमने हर वायर की करंट लिखनी है। सबसे पहले हम इस वायर की बात करें तो देखें क्या इक्वेशन बनेगी, V1 माइनस 12/6K। इसका पॉजिटिव पोल ऊपर है, लिहाजा ये वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। ये आ जाएगा V1 माइनस 12
/6k, ठीक है, यानी कि वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस वायर की, तो देखें ये क्या बनेगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4k। अब चाहे तो I0 0 माइनस लिख सकते हैं, लेकिन ये एक मतलब कि अननोन वैल्यू है जिसे हमारा लिखना यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, तो हम लिख लेते हैं V1/4k। अब इस वायर की बात करें तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है जी, देखें V1 माइनस V2/6k। अब स्टूडेंट्स आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा मतलब कि तमाम वायर्स का काम ख़त्म हो चुका है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि ओवरऑल वायर्स पे KCL अप्लाई हो चुका है जितनी इसके घेरे में थी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम 12 के साथ 12 किलो ओम के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे देते हैं ताकि हमारा LCM यानी कि बटा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जब 12k से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे k से कैंसिल हो जाएगा, 6 1s 6 2s 12, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2V1 माइनस 24 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो 3V1 आ जाएगा, यानी कि मैंने क्या किया, बटे को खत्म करना चाहा। आप किसी भी तरीके से इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो देखें V1 के कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7V1 हो गया, और उसके बाद माइनस 2V2 बचा, और 24 दूसरी जानिब जाके प्लस हो गया। अब हम बात करते हैं इस नोड की। इस नोड पे जब मैं KCL अप्लाई करूंगा तो देखें मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने एक चीज़ मिस कर दी हुई है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे नोटिफाई करना चाहूँगा। देखें ये हमने IA को यहाँ पे मतलब कि लिखा नहीं है कि IA इस वायर में फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे लिखना बनता है IA इस वायर में फ्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि IA हमारे काम आने वाली है तो इसको यहाँ पे मेंशन करना बनता है। तो जब भी एक डिपेंडेंट सोर्स पाया जाता है तो उस डिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है वो सर्किट के अंदर ही किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। ये IA की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें IA की इक्वेशन लिखनी होगी। तो अगर हम इस करंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम ज़रा गौर से देखें ये किस सोर्स में से निकल रही है। ये करंट 12 वोल्ट के सोर्स में से निकल रही है, लिहाजा ये वोल्टेज पॉजिटिव लिखे जाएंगे। ये इसी तरह से है जैसे हम स्टूडेंट्स एक नोड के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब इसके लिए ये वोल्टेज सोर्स ही नोड है, तो ये इस नोड में से निकल के V1 में एंटर करिए, लिहाजा ये लिखा जाएगा 12 माइनस V1, और रास्ते में से जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो बटे में आ जाएगी। देखें रास्ते में आई है 6 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो ये बटे में आ गई। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जी डन। अब हम IA को मालूम कर चुके हैं, अब हम आराम से V2 के ऊपर KCL अप्लाई कर सकते हैं। V2 के ऊपर यानी कि नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे। देखें सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, वो तो मेरे पास आ जाएगी V2 माइनस V1, बिकॉज नोड 2 की बात हो रही है तो V2 पॉजिटिव में लिखे जाएंगे। V2 माइनस V1/6k आ गया। उसके बाद एक एंट्रिंग करंट है, यानी कि एक करंट एंटर कर रही है 2IA, तो एंट्रिंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो 2IA की बजाय मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे IA की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि मेरे पास है 12 माइनस V1/6k। ये मैंने अपना स्टेप बचाने के लिए किया है। आपने क्या करना है जी, पहले इसको मतलब कि IA लिखना है ताकि आपके मतलब के चेकर को पता चले कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब आप इसको मतलब कि क्या कर सकते हैं, देखें 6k के साथ आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, आपका बटा खत्म हो गया। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा V2 माइनस V1। अब अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने इस वायर की करंट क्यों नहीं लिखी, बिकॉज ये आगे से पोल ओपन है तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर जब करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो हमें इसकी करंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे 6k कैंसिल हो चुका है लेकिन 2 अभी रहता है, तो 224 कर देगा इसको, और ये इसको कर देगा माइनस 2V1, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 2V1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जब 2V1 उधर जाके प्लस होगा तो 2V1 माइनस V1 सिर्फ V1 रह जाएगा, और V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 24। अब हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हल कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। मैंने इसके लिए वीडियो बना दी हुई है, जो बच्चे वो वीडियो देख चुके हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, क्या वो इसको हल कर सकते हैं। मैं इनकी वैल्यूज़ अब निकाल के आपको बताऊंगा क्या आती हैं इनकी वैल्यूज़। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मेरे पास V1 की वैल्यू 8 वोल्ट आई है, जबकि मेरे पास V2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू मैट्रिक्स के मेथड के ज़रिए मेरे पास 16 वोल्ट आई है, ठीक है। तो V2 की 16 वोल्ट वैल्यू आ गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था,
बात फाइनल है, वहीं पे खरी है बात के जब यहाँ से 16 वोल्ट आगे सप्लाई हो रहा है, मतलब कि इस नोड को 16 वोल्ट पीछे से सप्लाई मिल रही है, तो यहाँ पे जब ये अगली वायर में वोल्टेज को सप्लाई करेगा, ये मतलब कि इसको तो इसने तो ऑब्जर्व कर लिए पीछे वाली सप्लाई से, अब ये भी सप्लाई करेगा, ये भी एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे रिएक्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वायर में करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, जब तक एक रजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं करता उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता। तो यहाँ पे तो 0 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो 16 के 16 वोल्ट कहां पे चले गए? सीधी सी बात है यार, Vc0 माइनस के पास चले गए, यानी कि Vc0 माइनस इनडायरेक्टली V2 के इक्वल है, यानी कि इसी के क्रॉस 16 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज काफी समझने वाली है, जिस चीज को बच्चे नहीं समझ पाते तो फिर आगे जाके उनके लिए ये मुश्किल खड़ी करती है, फिर उनके कंसेप्ट ना क्लियर होने की वजह से ये मसला आता है। आप देखें, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया Vc0 माइनस इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू 16 वोल्ट। और जो कोई समझता इस बात को समझता है कि हमारा चैनल काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, वो लाजमी लाइक के बटन को पुश कर दे। तो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरी वीडियोस को कोई अभी लाइक नहीं करता और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं करता। बिकॉज यार, कमेंट सेक्शन हमारा हक है, आपका फ़र्ज़ है कमेंट सेक्शन करना, उसमें जाके कमेंट करना ये आपका फ़र्ज़ है। तो आपने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि हम व्हाट्सएप की फैसिलिटी को छोड़ दें तो आप फिर ना कमेंट किया करें। बिकॉज़ कभी कभार मैं ये भी महसूस करता हूं कि शायद मैंने आपको व्हाट्सएप की फैसिलिटी दे दी है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं जी कि जितना आसान आपको लगता है उतनी आसानी के साथ आप व्हाट्सएप पे आते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। कोई मतलब कि मसला नहीं, आप 100 बार आए, मैं आपको 100 बार बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन बात यह है कि मेरा भी कुछ फिर आपका भी कुछ क्या बनता है जी, फ़र्ज़ बनता है। और मेरे लिए आपका ये लाजमी मेरा हक भी बनता है कि आप हमारे लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं जो इससे मतलब कि गाफिल है, मतलब कि उनको भी इस चैनल का नहीं पता और वो बेचारे बेमददगार फिर रहे हैं, उनको बताएं। बेशक अल्लाह की जानिब से ही हमेशा मदद मिलती है, मुझे भी अल्लाह की जानिब से इल्म मिला है और मैं इस इल्म को आगे बांट रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आप तक ये इल्म पहुँचा है तो आप इसको आगे फैलाएं। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब वापस आते हैं। तो अब आप जैसा कि जान चुके हैं कि हमारे पास कैपेसिटर का असर मतलब कि रिएक्शन मिल चुका है हमें। कैपेसिटर के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थी, यानी कि उसके अंदर कितना वोल्टेज स्टोर था पहले से ही वो हमें पता चल चुका है, वो था 16 वोल्ट। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पे टाइम 0 प्लस पे ले जाके अपना कैपेसिटर की जगह क्या लगा देना जी, उसका वोल्टेज सोर्स लगा देना है। तो देखें, हमने जो देखा था सर्किट शुरू में, वहां पे बताया गया था टक के टाइम 0 प्लस पे जाते ही ये स्विच ओपन हो जाएगा। जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो फिर 6 किलो ओम का जो रेजिस्टर है वो शॉर्ट नहीं होगा, बिकॉज ये वायर ओपन होने की वजह से ये पोल ओपन हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे ये वायर कभी मौजूद ही नहीं थी, तो ये वायर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट 6 किलो ओम 2 रेजिस्टर लग जाएंगे और यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। तो मैं अभी इसकी शेप ड्रा करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इस सर्किट को ड्रा कर दिया है आपके लिए। तो अब आप जान चुके हैं कि हम 0 प्लस के लिए इस सर्किट को ऑपरेट करने वाले हैं। हमारी आउटपुट मेन जो चीज़ है वो है I0 0 प्लस हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि I0 T को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो अब हम 0 प्लस वाले पॉइंट को फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, नोडल एनालिसिस के वे को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 नोड बन रहे हैं, 2 हायर नोड और 1 सरफेस नोड। तो एक ये नोड है हमारे पास, यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लेते हैं। एक ये नोड है तो इसको यहाँ पे हम V2 वोल्टेज ले लेंगे। उसके बाद एक नीचे सरफेस नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे ताकि हमारा करंट फ्लो कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना काम करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, KCL अप्लाई करना है 1 बाय 1 जैसे हमने आगे किया था। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, उसके लिए हम पहले ही इक्वेशन लिख लेते हैं IA के लिए। तो आप जानते ही हैं IA जिस मतलब के वोल्टेज सोर्स में से निकला वो पॉजिटिव आ जाएंगे और जहाँ पे एंटर कर रहा है यहीं से निकला और यहाँ पे एंटर कर रहा है तो वो नेगेटिव आ जाएंगे। और रास्ते में इस दफ़ा 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, इस चीज़ पर भी ध्यान दें। तो ये दोनों सीरीज़ में है, दोनों का सम अप हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। तो बटे में आ गया 12 किलो, ठीक है।
तो ये हमारे पास IA की इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने V1 पे पहले KCL अप्लाई करना है, तो आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। तो V1 की पहले इस वायर की बात करूं तो स्टूडेंट इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम अप हो जाएगा बिकॉज ये सीरीज में है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 किलो ओहम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट हम हमेशा जब किसी नोड पे KCL अप्लाई करते हैं तो उस नोड की जानिब से करंट भेजते हैं। तो यहाँ से मैं करंट भेज रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा था, उस वोल्टेज सोर्स से करंट आ रही थी। ठीक है, समझ आ रही है। अब इस वायर की बात करूँ तो इसकी इक्वेशन बनेगी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4K। V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4K। समझ आ रही है। आगे देखें, इस वायर की बात करूं तो इसकी इक्वेशन बनेगी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो है 6K, और कोई वायर नहीं रहेगी तो इज इक्वल टू 0 कर दें। इसको आप स्टेबलाइज करने के लिए 12K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा V1 माइनस 12, यहाँ पे 3 बचेगा 12K से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 3V1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V1 माइनस 2V2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आपके सामने ही है स्टूडेंट, ये बन जाएगा 5 और 6V1 माइनस 2V2 माइनस 12 है, दूसरी जानिब जाके प्लस 12 हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हम इक्वेशन यानी कि दूसरे अपने नोड पे क्या अप्लाई करेंगे जी, दूसरे नोड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना KCL। तो चले आए नोड 2 के ऊपर अपना KCL अप्लाई करते हैं। तो नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इस वायर की करंट लिखते हैं। देखें तो हमारे पास इस वायर की क्या करंट बनेगी, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो है 6K, तो ये 6K बटे में आ गया। उसके बाद इस वायर की करंट की बात करूं तो ये एक एंटरिंग करंट है, तो एंटरिंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पर यानी कि इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव लिखते हैं, तो 2IA लिखा जाएगा पॉजिटिव। तो IA की मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ। IA की वैल्यू देखें तो वो हमने लिखी थी इसकी इक्वेशन 12 माइनस V1 ओवर 12K। ठीक है स्टूडेंट, ये हम यानी कि करना तो हमने सेकंड स्टेप में होता है, लेकिन ये बात ये है कि इससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। इस वजह से हम इस स्टेप की मदद ले लेते हैं, मतलब कि हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब मतलब कि डिपेंडेंट सोर्स होता है, अब ये वाली वायर रह गया, तो देखें इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, V2 माइनस 16 ओवर 3K प्लस V2 माइनस 16 ओवर 3K। अब आपने जरा गौर से देखना है, यहाँ पे 2 1 जार 2 6 जार हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन का LCM 6K आ रहा है, तो 6K से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे दें। यहाँ पे रह जाएगा V2 माइनस V1, यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, 2V2 माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 से कैंसिल हो चुका होगा और अंदर एज इट एज आ जाएगा 12 माइनस V1। अब आपने ज़रा गौर से देखना है, V1 को हम अगर उठा के इस साइड पे लाते हैं या उस साइड पे, दोनों तरफा देखा जाए तो V1 दोनों तरफ मतलब के बराबर ही है। तो ये बराबरी पे जब लेवल आ जाता है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं इक्वेशन में। ठीक है, ये चीज़ आप लाजमी देखिएगा। अब आपने ज़रा गौर से देखना है, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। अब ये बन रहा है 3V2 इधर ही रह गया और 32 दूसरी जानिब चला गया। तो 32 में जब हम प्लस करेंगे 12 तो हमारे पास 44 बनेगा, और V2 की यहाँ से वैल्यू निकलेगी 44 ओवर 3। ठीक हो गया जी, 44 ओवर 3 तो आ गई। अब हमारा मेन जो काम था वो था V1 को फाइंड आउट करना, लेकिन हमारा V1 तो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ जी। तो V1 को कैसे फाइंड आउट करें, V1 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मेन मसला V1 ही है। वो मेन मसला V1 है क्यों, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के जहन में। मेन मसला V1 इस वजह से है बिकॉज जिस वायर में हमारी करंट फ्लो कर रही है, आउटपुट की करंट, वो V1 उसके जो वो नोड है उसकी वोल्टेज है V1। तो अगर हमें V1 मालूम हो जाएंगे, फिर हम इस इक्वेशन के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे इस वायर के ऊपर, तो हमें I0 0 प्लस फाइंड आउट हो सकेगी। अब V2 चले मिल चुका है, V2 की मदद से हम अपना मतलब कि V1 निकाल सकते हैं। देखें V2 को मैं यहाँ पे मतलब पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6V1 माइनस 2 इंटू V2 की वैल्यू जो कि 44 ओवर 3 आई है। ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब जरा गौर से देखें इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, V1 इधर ही रह जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो चुका होगा, 12 प्लस ये 88 ओवर 3 आएगा, और होल के साथ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास V1 की वैल्यू आती है वो है स्टूडेंट 6.9 वोल्ट।
ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद। इसको 7 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से ठीक है। तो अब ये V1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम इजीली I0 0 प्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टाइम लेने वाला है, तो आप अगर हो सके तो इसको 2x स्पीड पे चला के समझिएगा। अगर आप मतलब कि अच्छी तरह से इसे समझ चुके हैं हमारी नोडल एनालिसिस की टेक्निक्स को, तो देखें अगर मैं I0 0 प्लस को अब निकालना चाहता हूँ तो ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो ये लिखा जाएगा V1 माइनस 0/4K। तो ये डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं V1/4K। तो V1 की वैल्यू आपके सामने ही है, आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है इसको हमने 4 पे डिवाइड कर देना है। 6.9/4K, के ऊपर जाके मिली बन जाएगा और 4 पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आती है 1.72 मिली एम्पेयर। तो स्टूडेंट देखें I0 0 प्लस का पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने I0 इन्फिनिटी निकालना है। तो अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये यहाँ पे क्या सीन था। कैपेसिटर मतलब कि 0 प्लस वो टाइम था जब कैपेसिटर हमारा चार्ज था। अब इन्फिनिटी वो पॉइंट होगा जब हमारा कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो चुका होगा, मतलब इसमें से चार्ज खत्म हो चुका होगा। और जब कैपेसिटर में से चार्ज खत्म हो जाता है यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है, तो ये फिर से वायर ओपन हो जाएगी। तो यही चेंज आएगा। अब इस सर्किट को मैं टाइम इन्फिनिटी के लिए बनाऊंगा फिर से, तो आपको मैं सर्किट बनाकर दिखाता हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने सर्किट टाइम इन्फिनिटी के लिए भी बना लिया है। सब कुछ एज इट एज है, बस ये है कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब कि चार्ज खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब ओपन सर्किट के तौर पे वर्क कर रहा है। अब हमने क्या निकालना है, I0 इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। तो I0 इन्फिनिटी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बस इस नोड के वोल्टेज चाहिए, जो मैं KCL की मदद से ही निकालूंगा। अब ये सर्किट थोड़ा मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा लंबा होने वाला है, हो सकता है कि 30 मिनट्स की वीडियो बन जाए, बिकॉज हमें आगे VOC और ISC निकालनी पड़ेगी। बिकॉज इसमें हमारे पास क्या है जी, एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो RThevenin यानी कि टाइम कांस्टेंट हमें थोड़ा तंग करने वाला है। फिर भी हम इसको सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना होगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे KCL की टेक्निक के लिए नोड ले लेता हूँ और इसको V1 का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे भी नोड बनता सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे नोड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी मुझे VC इन्फिनिटी को फाइंड आउट नहीं करना, बस I0 इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना है इस सर्किट के अंदर। तो लिहाजा एक मैं यहाँ पे हायर नोड यहाँ पे बना लूँगा और नीचे एक सरफेस नोड बना के उसको ग्राउंड कर दूंगा, बिकॉज मुझे करंट को फ्लो करवाना है। अब मैं KCL अप्लाई करूँगा V1 के ऊपर। उससे पहले मैं IA के लिए इक्वेशन लिख लूँगा, बिकॉज इसमें अब डिपेंडेंट सोर्स की करंट भी आ जाएगी, तो वो मुझे तंग करने वाली है। उससे पहले ही मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ IA की। आप जानते हैं क्या इक्वेशन बननी है, बिकॉज ये 12 वोल्ट सोर्स में से करंट निकल रही है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 12 माइनस V1, और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी, सीरीज में दोनों रेजिस्टर हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, 6K प्लस 6K जो कि 12K बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गया। अब हम V1 के ऊपर KCL अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इस वायर की करंट लिखेंगे, तो वो आएगी V1 माइनस 12/12K, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है। हम ये बार बार कर चुके हैं, इस वजह से मैं अब गहराई में नहीं जाके बता रहा। अब इस वायर की बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएगी V1/4K। ठीक है, V1 माइनस 0/4K, तो डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया। अब इस वायर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स अब ये नहीं लिखना पड़ेगा V1 माइनस V2/6K, बिकॉज मैंने इसे एक बाइनरी नोड, इस बाइनरी नोड को यानी हायर नोड है, बाइनरी नोड है, जो भी है, मैंने इसको मतलब कि कंसिडर नहीं किया। डायरेक्ट इस वायर की मैं करंट लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक करंट है 2IA, एक करंट सोर्स है, डिपेंडेंट है चाहे, तो ये एक एंटरिंग करंट है, देखें एंटर कर रही है अपने नोड की जानिब। तो लिहाजा एंटरिंग करंट को हम अपने राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं। 2IA लिखूंगा तो IA की मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 12 माइनस V1/12K। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें, इस पूरी इक्वेशन का 12K LCM बन रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 12K से मल्टीप्लाई दे दूंगा ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा V1 माइनस 12, यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3V1 आ जाएगा, यहाँ पे 12K से कैंसिल होगा और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 माइनस 2V1 बन जाएगा। आप समझ लें, आप इस इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई करेंगे, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा जी, देखें 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 और 4 इधर से आके 2 जमा हो जाएगा, 4 + 2
6v1 बन जाएगा और ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा 36 बन जाएगा। v1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 वोल्ट। अब v1 मालूम हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर हमने आई नॉट को मालूम करना है, आई नॉट इन्फिनिटी को, तो डायरेक्ट आपके सामने इक्वेशन है। देखें करंट कहाँ से निकल रही है और कहाँ एंटर कर रही है। आई नॉट इन्फिनिटी जो है v1 में से निकलती है और 0 वोल्ट के ग्राउंड सोर्स में एंटर करती है, यानी कि इसकी इक्वेशन बनती है v1 माइनस 0/4k। तो डायरेक्ट आ जाएगी v1/4k, जो कि हमारे पास क्या बनेगा जी 6/4k। तो ये देखें 6/4k आ रहा है, पहले हमारे पास आ रहा था 6.9/4k, अब आ रहा है डायरेक्ट 6/4k। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे हल कर लेना है। तो देखते हैं 6/4 बनता क्या है जी। तो ये हमारे पास 1.5 आता है जी, 1.5 मिली एम्पेयर। तो हमारे पास देखें दोनों पॉइंट्स मालूम हो चुके हैं। अब हम पहले K1 और K2 को मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हम मतलब कि R थेवेनिन्स की जानिब बढ़ेंगे, या आप कहते हैं तो चले पहले R थेवेनिन्स को ही मालूम करते हैं। अब R थेवेनिन्स को इन जैसे सर्किट में मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी, मतलब कि टाइम कांस्टेंट को मालूम करने के लिए स्टूडेंट आपको पहले क्या करना होगा, अपनी VOC निकालनी होगी वहां पे जहां पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ था। यानी कि यहां पे VC इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना हमने टाइम इन्फिनिटी के लिए, यही सर्किट सारे का सारा सेम एज इट एज बनेगा, लेकिन यहां पे हम VOC को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहां पे मैं ले लूंगा जी VOC के नाम पे वोल्टेज। तो यहां पे थोड़ा अजीब लगेगा, इसके लिए मैं एक दफा फिर से सर्किट ड्रा कर ही लेता हूं। आप कहते हैं तो यहीं पे इसी सर्किट को हम मतलब के मेंशन तो कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब कि जो डाउट है वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूं जी और आपको इसके बारे में बताता हूं। सारा सर्किट एज इट एज होगा, बस यहां पे VOC आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको जल्द से जल्द ड्रा करता हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया है एज इट एज। ये वही सर्किट है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे VOC आ चुकी है और आप जानते हैं कि हमने जो फर्स्ट सर्किट सॉल्व किया था यहाँ पे मतलब कि हमने क्या निकाले थे जी, हमने निकाले थे यहाँ पे VC0 माइनस वोल्टेज, लेकिन उसके केस में हमारे पास ये वाला 6 किलो ओम का रजिस्टर नहीं था, यही एक इजाफी चीज़ है। बाकी एज इट एज वही सर्किट है। हमने यहाँ पे VOC निकालनी है, फिर यहीं पे इस वायर को कनेक्ट करवा के ISC फ्लो करवा के उसको कैलकुलेट करना है, तो फिर जाके हमें अपना R थेवेनिन्स मिलेगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास दो नोड बनते हैं, एक ये नोड है जिसको हम V1 का नाम दे देंगे यहाँ पे वोल्टेज को, और यहाँ पे एक नोड बनता है जिसको हम V2 का नाम दे देंगे इसके वोल्टेज को। एक नीचे सरफेस नोड बनता है जिसे मैं ग्राउंड कर दूंगा और यहाँ पे 0 वोल्ट होंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पे VOC के अक्रॉस कितने वोल्टेज आएंगे, जो यहाँ पे वोल्टेज होंगे V2 की जगह, बिकॉज इसकी एक ही वजह है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, V2 जब यहाँ पे जितने वोल्टेज यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे V2 ने, वो आगे सप्लाई भी करेगा इस वायर में। तो इस वायर में सप्लाई हो इस रजिस्टर के क्रॉस तो कोई मतलब कि ड्रॉप नहीं आएगा, बिकॉज इसमें से जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज आगे से पोल ओपन है तो करंट इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसमें जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जब एक रजिस्टर में एक करंट फ्लो कर ही नहीं पा रहा, तो इसमें वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होंगे, तो यहाँ पे 0 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। बाकी जितने यहाँ पे वोल्टेज होंगे सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। बस हमें V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमारा काम डन हो जाएगा। तो चलिए KCL अप्लाई करते हैं पहले V1 के ऊपर। तो आप जानते ही हैं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस वायर की और इस वायर की हमने अभी अभी बनाई है, एज इट एज है। आइए की वही इक्वेशन यहाँ पे भी फॉलो होगी, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो वही इक्वेशन यहाँ पे भी बनने वाली है आइए के लिए, बिकॉज देख लें सर्किट वही है हमारे लिए, आइए इसी में फ्लो कर रहा है। तो 12 माइनस V1/12K बनेगा। ठीक है, तो वो मैंने एज इट एज छोड़ दिया उस इक्वेशन को। अब मैं KCL अप्लाई करने लगा V1 पे। सबसे पहले हम इस वायर की बात करेंगे, तो V1 माइनस 12/12K आ जाएगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द इसको करूंगा, बिकॉज मैं ये रिपीट कर चुका हूँ क्यों ऐसा होता है। V1/4K आ जाएगा इस वायर की वजह से, और जो अभी चेंजिंग आएगी वो इस वायर में आएगी कि ये बनेगा V1 माइनस V2/6K, बिकॉज इस वक्त V1 की बात हो रही है, तो V1 पॉजिटिव में लिखे जाएंगे ओवर 6K। तो इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसके घेरे में जितनी वायर्स थी सबको हमने कवर कर लिया। 12K इस कैल्शियम बन रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 12K से हम मल्टीप्लाई करवा के जो सिंप्लीफिकेशन आती है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जो सिंप्लीफिकेशन इसकी सिंपल फॉर्म आती है वो है हमारे पास, देखें 12K से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बचेगा V1 माइनस 12, और यहाँ पे 12K जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 12K मल्टीप्लाई होगा 2 बचेगा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास इसकी जो सिंपल फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3 + 2 + 1, यानी कि 6V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन 1 आ गई जी। उसके बाद हम नोड 2 के ऊपर अपना KCL अप्लाई करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं V2, यहीं पे मैं अप्लाई करता हूँ।
तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम इस वायर की बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी V2 माइनस V1 ओवर 6K, जो रास्ते में रेजिस्टेंस आई है 6K। अब इस वायर की जब करंट की बात करूंगा तो इसका मुझे पहले ही करंट का पता है जो कि 2IA है, और ये एक एंटरिंग करंट है। एंटरिंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं, तो 2IA की वैल्यू मैं लिख दूंगा जो मेरे पास आपको जानते हैं ऊपर लिखी हुई है 12 माइनस V1 ओवर 12K। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जार 2 6 जार हो जाएगा। ठीक है, 6K से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास देखें दोनों साइड पे V1 है, V1 से कैंसिल हो जाएगा, और देखें डायरेक्ट ही हमें वैल्यू मिल गई है स्टूडेंट, देखें आपके सामने या V2 इज इक्वल टू 12। ये सारा ऐसे हुआ है कि मैं खुद ये ऑब्जर्व नहीं था कर सकता कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि कोई मतलब कि कह लें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की नौबत ही नहीं आएगी, हमें डायरेक्ट वे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देखें वैल्यू मिल ही गई है। तो V2 12 वोल्ट जब आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट यहाँ पे 12 वोल्ट जितने वोल्टेज इसने ऑब्जर्व किए होंगे आगे वो सप्लाई करेगा, तो इसके क्रॉस जब 0 वोल्ट का मतलब कि ड्रॉप आ रहा है, तो बाकी जो वोल्टेज हैं 12 वोल्ट है वो सारे के सारे कहाँ ड्रॉप होंगे, VOC के क्रॉस। तो यानी कि VOC ही की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो हमें जी VOC की वैल्यू मिल चुकी है जो कि 12 वोल्ट है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो रह गई है लास्ट बात वो ये है स्टूडेंट कि ये इक्वेशन तो एज इट एज सेम ही बनेगी हमारे पास 6V1 माइनस 2V2। इसकी क्या वजह है, बिकॉज अब हमने क्या करना है जी, जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ था उस वायर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देना। देखें ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जहां पे VOC आया था, अब इसको मैंने शॉर्ट कर दिया और यहीं पे मैंने ISC यानी कि इस वायर के क्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या होगा जी, देखें ये सारी की सारी मतलब इस पे जब मैं KCL अप्लाई करूंगा V1 के ऊपर तो मेरे पास ये सारी की सारी इक्वेशन एज इट एज ही बनेगी। ये वाली ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में मेन फर्क आएगा वो क्या जी, देखें यहां पे एक और वायर के लिए KCL लगेगा इस वायर के लिए, बिकॉज ये आगे से आप क्या है जी, आप आगे से ये ब्लॉक है मतलब कि आगे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन आएगी V2 माइनस 0 ओवर 3K। तो हमारे पास यहां पे ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस V2 ओवर 3K। तो इसकी इक्वेशन मैं एक दफा दोबारा से लिखना चाहूंगा, इसके लिए इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं जी। ठीक है, हमें क्योंकि इसका हल मिल चुका है जो कि VOC इज इक्वल टू 12 वोल्ट है। तो यहां पे मैं इसको हल करता हूं, जिसकी इक्वेशन को देखें, पहले मैं इस वायर के लिए लिखूंगा, वो मेरे पास आ जाएगी V2 माइनस V1 ओवर 6K। उसके बाद जब मैं इस वायर के लिए लिखूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा V2 माइनस 0 ओवर 3K, बिकॉज नीचे पूरा सरफेस नोड है तो वो 0 है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा V2 ओवर 3K। उसके बाद इस वायर की बात करूं तो यहाँ पे एक एंटरिंग करंट है, तो एंटरिंग करंट को आपको पता है हम राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू IA। तो IA की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, 12 माइनस V1 ओवर 12 माइनस V1 ओवर 12K। तो यहां पे देखा जाए तो 2 1 जार 2 6 जार होगा, और 6K इस कैल्शियम बन रहा है तो 6K से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे देंगे। यहां पे आ जाएगा V2 माइनस V1, और यहां पे आ जाएगा 2V1, बिकॉज इसकी क्या वजह है, ये सॉरी 2V2 है, ये V2 है, बिकॉज यहाँ पे जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 बच जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 6K के साथ 6K कैंसिल हो जाएगा और इधर रह जाएगा 12 माइनस V1। अब देखा जाए तो स्टूडेंट आप जरा ध्यान से देखें, V1 यहाँ पे V1 ये दोनों साइड पे कॉमन है, तो V1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 3V2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आ रही है 4, और हमें वैल्यू भी V2 की ही चाहिए, बिकॉज हम ISC को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें इस नोड के वोल्टेज चाहिए। अब देखें एक पोल ऑफ होने से मतलब कि एक पोल के आगे कनेक्ट होने से कितना वोल्टेज में फर्क आ गया है, इसका मतलब कि V2 के आने की वजह से मतलब कि इस पोल के कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे 4 वोल्ट रह गए हैं, 8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे V2 के क्रॉस हमारे पास अब V2 इस नोड के क्रॉस 4 वोल्ट स्टोर हैं। ठीक है, अगर हमें ISC को फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी इक्वेशन के मुताबिक जैसे I0 को फाइंड आउट करते थे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, V2 माइनस 0 ओवर 3K, यानी कि V2 ओवर 3K डायरेक्ट आ जाएगी। तो V2 ओवर 3K देखें 4 ओवर 3K आ रहा है, तो आप इसको फाइंड आउट करके देख लें क्या बनता है जी। तो ये बनेगा 1.333 मिली एम्पेयर, तो डायरेक्ट ही लिख लें 1.3 मिली एम्पेयर। तो देखें स्टूडेंट ISC भी आ गई, VOC भी आ गए। अब आपने क्या करना है जी, आपने डायरेक्ट यहाँ पे R थेवेनिन्स निकाल लेनी है। R थेवेनिन्स कैसे निकलेगी, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास V बराबर होता है IR के, तो R बराबर होगा V ओवर I के, यानी कि VOC ओवर ISC के।
यही वजह थी कि हम इन दोनों को फाइंड आउट कर रहे थे। VOC हमारे पास है 12, ये हमने फाइंड आउट किए हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई ये जो गंद मच गया उसके लिए माजरत, फिर भी आपको समझाना था तो इन चीज़ों को मतलब कि फिर रेज करना ही पड़ता है। इंशाल्लाह वाइटनर का इंतज़ाम किया जाएगा चैनल के लिए। तो ISC की बात करें तो ये हमारे पास है 1.3 मिली एम्पेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो 1.3 मिली आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखा जाए क्या बनता है जी। 12 डिवाइडेड बाई 1.3, तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ रहा है 9.2 किलो ओम। तो देखें आर थेवेनिन्स आ गई है। आर थेवेनिन्स को निकालने का क्या हमारा मेन मुद्दा था, वो था टाइम कांस्टेंट को मालूम करना। तो इन द केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास टाइम कांस्टेंट बराबर होता है आर थेवेनिन्स इनटू कैपेसिटेंस, जबकि आर थेवेनिन्स है 9.2 के, जबकि हमारा कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या निकलता है जी हमारा। तो 9.2 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बचेगा 10 पावर इज -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 बच जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं ये दोनों की मतलब पावर मिल रही है। तो ये आ रहा है 0.92। तो स्टूडेंट मेरे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आई है 0.92 सेकंड, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ चुका है। K1 और K2 की वैल्यूज़ हम मालूम करना हमारी रह गई हैं और इसकी इक्वेशन लिखना रह गई है। तो देखें K1 की वैल्यू मैं कैसे मालूम करूंगा। आप जानते हैं K1 की वैल्यू इनडायरेक्ट इन्फिनिट पॉइंट के बराबर होती है। तो I0 इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वही K1 की वैल्यू है। तो K1 हमारे पास बराबर है I0 इन्फिनिटी के, और I0 इन्फिनिटी की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये आप चेक कर सकते हैं कितनी आई थी, 1.5 मिली एम्पेयर आई थी। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और K2 आप जानते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, I0 यानी 0 प्लस पॉइंट में से इन्फिनिट पॉइंट को माइनस किया जाता है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि I0 इन्फिनिटी की 1.5 वैल्यू थी, जबकि इसकी 1.72 वैल्यू थी। तो 72 में से यानी कि 5 को माइनस किया जाएगा, 1.72 माइनस 1.5 तो ये आती है 0.22 मिली एम्पेयर। तो K1 भी आ गया, K2 भी आ गया, बस इक्वेशन लिखने की देर है और हमारा आंसर डन जी। तो इक्वेशन को हम यहीं कहीं पे लिख देते हैं जी। पीछे हमने जगह जब छोड़ी है तो हमें कहीं और लिखने की क्या ज़रूरत है सर, हम यहीं पे लिखते हैं जी। तो ये जगह हमने स्टूडेंट छोड़ी थी, यहीं पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स अपना आंसर। तो सब कुछ हमें मतलब कि मिल चुका है, 1 बाय 1 सब आंसर मिल चुके हैं। तो डायरेक्ट बस लिखने की देर है। अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि I0t हमारे पास जो आया है वो है जी 1.5 प्लस 0.22 e की पावर -t ओवर टा होता है, और टा की वैल्यू जो हमारे पास आई है 0.92 सेकंड, और होल के साथ आपने लिखना है मिली एम्पेयर। समझ आ रही है। तो ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ग्राफ रह गया जी, ग्राफ को कैसे आपने कैलकुलेट करना है। टाइम 0 पे आपने निकाल लेनी है वैल्यू और 1 इन्फिनिटी पे। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा टाइम की जगह इक्वेशन में, तो जब यहाँ पे 0 पुट होगा e की पावर 0 आ जाएगी, और 1.5 में 0.22 प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1.72 आ जाएगा, 1.72 मिली एम्पेयर। और जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट होगा टाइम की जगह, तो ये इसको टोटली 0 कर देगा और ये सिर्फ आ जाएगा 1.5 मिली एम्पेयर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। तो ये दो पॉइंट्स हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस वक्त हमारे सर्किट में करंट ज़्यादा होगी और फिर वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I0t इन मिली एम्पेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मेंशन करेंगे 1.72, और उससे मिनिमम यहीं कहीं पे हम मेंशन कर देंगे 1.5, और यहाँ पे एक सरफेस बनाएंगे और यहाँ से अपना ग्राफ ड्रॉप करवा देंगे, बिकॉज हमारी करंट ड्रॉप कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जी एक क्वेश्चन एंड होता है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, माजरत चाहूँगा, लेकिन आपको मतलब कि इसके कंसेप्ट के लिए ये वीडियो लाजमी देखना होगा। मुझे उम्मीद है आप लाजमी वीडियो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।